नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज का दिन भारतीय इतिहास और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण दिन है। आज 18वीं लोकसभा का शपथ जो है वो चालू हुआ और बहुत सारे लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कैबिनेट के तमाम मंत्री और बहुत सारे लोगों ने आज शपथ ली और इससे ये पता चला कि 18वीं लोकसभा किस तरह चलेगी। आज विपक्ष जो है एकजुट होकर संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर पहले वो महात्मा गांधी के पास गया और फिर वो सदन में संविधान लेकर आया। दरअसल वो एक प्रतीक था ये कहने का कि जो एक ये बात बहुत चर्चा में थी कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, तो विपक्ष ने कहीं संविधान को अपने हाथ में रखा। ये भी आज हुआ कि जो नीट की परीक्षा है जो लगातार कैंसिल हुई, इसमें धांधली हुई, तो जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री शपथ लेने गए तो विपक्ष ने नारे लगाया। तो ये जो लोकसभा इस बार की, वो लोकसभा बाकी लोकसभाओं से किस तरह भिन्न होगी और क्या कुछ हुआ। दरअसल आज का दिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 25 जून, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और जब आपातकाल लगाया था तो अभिव्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता के जो भी माध्यम थे, चाहे उसमें अखबार हों, नेता हों, बहुत सारे विद्रोही लोग हों, विपक्ष हो, इनको धीरे धीरे करके जेल में बंद किया था। करीब 19 महीने की इमरजेंसी के बाद लोग बाहर आए थे। आज जब विपक्ष 18वीं लोकसभा के पहले दिन सदन में संविधान की बात कर रहा था, तो सत्ता पक्ष जो है उनको 50 साल के काले दिनों की याद दिला रहा था, आज ही के दिन की, कि आज जो है कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री, उन्होंने आपातकाल लगाया था। पर विपक्ष ने कहा कि आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं, अभी अघोषित आपातकाल है। इस समय जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, वो एक प्रकार का अघोषित आपातकाल है। तो नई लोकसभा में जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें किस किस तरह के दृश्य हुए और लोगों ने क्या कुछ कहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले समय में ये चीज़ें तय करेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें संविधान पर हमला मंजूर नहीं है, तो वहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष कहता है कि आज का जो दिन है वो एक काला धब्बा है लोकतंत्र पे। देश को वो कहते हैं कि अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, ये नाटक नौटंकी नहीं चलेगी। तो इधर विपक्ष कहता है कि बिना आपातकाल लगाए एक प्रकार का ये आपातकाल है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो 18वीं लोकसभा है ये थोड़ी सी कहना चाहिए कि बाकी लोकसभाओं से ज़्यादा एग्रेसिव होगी, क्योंकि विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। उसे लगता है कि जिस धर्म की ध्वजा को लेकर भाजपा चली थी और 2 सीट से आज वो 240 पे पहुंची, इसके पहले पिछले 10 सालों में भाजपा जो है स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में रही और सत्ता में इस तरह रही कि मोदी जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, वो इतने पावरफुल नेता हो गए कि उनको विश्व का भी नेता माना जाने लगा। तो विपक्ष कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी कार्रवाइयों पर, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका जिस तरह से उपयोग हो रहा था, जिस तरह से बहुत सारे कानून लाए जा रहे थे, तो विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि यदि बीजेपी आई तो ये संविधान बदल देगी, ये जो है आरक्षण को छीन लेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जो है अपने माथे पे संविधान की पुस्तक को लगाया था जब वो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा और एनडीए ये बताने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष एक गलत तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है। हमारा इरादा संविधान बदलने का नहीं है। संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन होते रहे हैं, बहुत सारे संशोधन हुए। यदि हमें लगेगा तो हम इसमें भी कोई पहल करेंगे। जैसे कि जब भाजपा ने, मोदी सरकार ने किसानों के हित के नाम से जो 3 बिल लाए थे और जिसे पारित कर दिया था, वो बिलों को भी बाद में किसान आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा। तो अब मोदी जी या मोदी सरकार उस तरह से पावरफुल नहीं है। 240 सीटें हैं, बाकी जो है 32 सीटों की कमी है, जिसमें विपक्षी दल जो है ये बात जानते हैं कि जो एनडीए गठबंधन में जो बाकी पार्टियां शामिल हैं, यदि
उनको ये नहीं जमा, और भाजपा जिस तरह के तेवर से पहले काम करी थी, और भाजपा क्यों कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इन्होंने टारगेट बनाया कि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे थे, यदि इस तरह से काम करेंगे तो आने वाले दिन में थोड़ी मुश्किल होगी। तो आज जब हम देखते हैं कि जब नीट की परीक्षा को लेकर हल्ला मचा, फिर 8वीं लोकसभा का जब पहला सत्र शुरू हुआ तो अमूमन जैसा पूरी जगह होता है कि राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद जो लोग दिवंगत थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के लोगों ने शपथ ली, और उसके बाद जो है लगातार सदन में बहुत तरह की गतिविधियां होती रही। प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब, उन्होंने जो है उनको पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई, फिर उन्होंने बाकी लोगों को शपथ दिलाई। इसको लेकर भी विवाद था कि भर्तृहरि महताब जो हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की बजाय जो है विपक्ष के जो नेता हैं, जो कि बहुत पहले से लंबे समय से जो है जीतते आए हैं, उनको इसका प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, पर उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। तो इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो थोड़ा नाराज था। हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने सदस्य के रूप में शपथ ली, क्योंकि ये सीनियर हैं और ये अगले 2 दिन जब जो है प्रोटेम स्पीकर को सहायता करेंगे। के सुरेश और केटी बालू और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ सभापति के पैनल में चुना गया है, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में महताब के निर्वाचन पे सवाल उठा रहे थे, और उनको लगता था कि सुरेश बालू और बंदोपाध्याय जो है विरोध स्वरूप इसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। तो आज 280 सांसदों ने जो है वो शपथ ली। कल भी बाकी बचे हुए लोग जो हैं वो शपथ लेंगे, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह एक दिन में हो नहीं सकता। तो ये, और आज ये भी देखने में आया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग जो है फ्रंट सीट पे बैठे थे। इनके साथ अवधेश प्रताप जो अयोध्या से जीते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और ये नैरेटिव बनाया जा रहा था जो राम को लेकर पूरे देश में जो बात की गई थी, अयोध्या एक बड़ा मुद्दा था, पर वहाँ से बीजेपी हारी। तो जो अवधेश प्रसाद जो हैं वो जो फैजाबाद लोकसभा सीट से जो जीत के आए हैं, उनको जो है उन्होंने लल्लू सिंह को 50,000 वोटों से भाजपा के हराया था, उनको सामने की सीट पर रखा गया। ये इस बात को बताता है कि भविष्य की राजनीति देश में जिस तरह होने वाली है, विपक्षी संविधान की बात करेंगे, जातिगत गणना की बात करेंगे, और यूपी में जिस तरह से मुस्लिम, ओबीसी, यादव, दलित एकजुट हुए हैं भाजपा के खिलाफ, ये इस लोकसभा के जरिए ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस, समाजवादी और बाकी संगठन भी जो हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं और कुछ उपचुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार पिछले की तुलना में इस लोकसभा में, 8वीं लोकसभा में विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, और विपक्ष ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं वो तेवर अपने आप में ये बताता है कि विपक्ष अब आक्रामक रहेगा, और जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों में विपक्ष को लगता था कि सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, वो मनमानी वो नहीं होने देगा। और दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहाँ पर सत्ता पक्ष को सत्ता संचालन करने में और सत्र संचालन करने में कठिनाई होगी। तो ये 2 दिन तक चलेगा शपथ ग्रहण समारोह। सदन में 52% सांसद पहली बार शपथ लेंगे। ऐसे कुल 280 सांसद में से अकेले उत्तर प्रदेश के 45 सांसद हैं जो पहली बार संसद में पहुंचे हैं। वहीं महाराष्ट्र से 33 सांसद पहली बार सदन में पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बार नए तरह के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, और संसद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कि संसद चुने जाने के बाद जो सांसद बनते हैं उन्हें पेंशन का लाभ, भत्ते वत्ते, ये सब उन्हें मिलता है, पर हम अपने सांसद को इसलिए भी चुनते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के मुद्दों को जो है प्राथमिकता के साथ उठाए। 8वीं लोकसभा में 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24-25 को प्रोटेम स्पीकर
नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे, जैसा कि उन्होंने आज दिलाया। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे बोलेंगे। यह पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन इंडिया के 234 सांसद के साथ मजबूत विपक्ष खड़ा होगा। तो ये जो 18वीं लोकसभा है इसका स्वरूप बदला हुआ रहेगा। पर चूंकि बात आज 25 जून की भी हो रही है और आज से 50 साल पहले जो इमरजेंसी थी उस इमरजेंसी को लेकर भी बातचीत हो रही है, तो जब इमरजेंसी का जिक्र आता है तो निश्चित रूप से उस समय प्रतिरोध करने वाली जो बहुत सारी ताकतें थी उसमें पत्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, बहुत सारे लोगों थे। पर उस समय दुष्यंत कुमार जैसा शायर जो भोपाल का था, कभी जो आकाशवाणी में काम भी करते थे, पर उन्होंने अपने ढंग से जो है उस समय जो कुछ हालात थे उनको बयान किया। अगर मैं उनकी पोइट्री की बात करूं तो उन्होंने जिस तरह से बात कही थी, बहुत सारे शेर उन्होंने उस समय कहे थे, पर जो शेर मुख्य रूप से मुझे ये इस समय याद आते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार ने उस समय बहुत सारी ऐसे शेर लिखे जो इमरजेंसी के खिलाफ थे और निश्चित रूप से इमरजेंसी के खिलाफ सारे लोग लामबंद हुए। इंदिरा गांधी को बड़े पैमाने से हार का सामना देखना पड़ा और पूरे देश में एक बदलाव आया, जनता पार्टी का शासन आया और उसके बाद फिर एक बार इंदिरा गांधी सत्ता में आई। मगर ये बात कोई भी सत्ता हो, यदि वो लोकतंत्र को दबाने की, कुचलने की कोशिश करेगी, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अगर बैन लगाने की कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम घातक होंगे। तो इस बार की हम देख रहे हैं कि 18वीं जो हमारी लोकसभा है वो बहुत सारे नए सदस्यों के साथ, मजबूत विपक्ष के साथ दिखाई देगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लोकसभा का संचालन किस तरह से होता है और ये लोकसभा निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। नमस्कार।